हे गाइस, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ एमएसबीटी नेक्स्ट आइकॉन। आज हमारी माइक्रो प्रोसेसर की थर्ड लेक्चर है, एमआईसी की थर्ड लेक्चर है। बट इससे पहले अगर आपने हमारे फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाके देखो ताकि आपकी चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। क्योंकि मैं यहाँ पे इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाता हूँ माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर एक ऐसी सब्जेक्ट है जहाँ पे बेसिकली कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं आपको ईजी लैंग्वेज में बताता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में, क्योंकि मैं भी एक कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। तो मुझे पता है कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट के लिए कितना टफ है माइक्रो प्रोसेसर सब्जेक्ट। बट टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं आपको एमआईसी सब्जेक्ट इतनी आसानी तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में और मेमोरी सेगमेंटेशन के बारे में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इसलिए एक भी टॉपिक को स्किप नहीं करना, एक एक चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से समझना है। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स का बना सकते हो, एग्जाम में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि पाइपलाइनिंग की कॉन्सेप्ट होती क्या, पाइपलाइनिंग क्या होता है, पाइपलाइनिंग की बेसिक मतलब क्या है और पाइपलाइनिंग का कोर कॉन्सेप्ट क्या है। पाइपलाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ द सीपीयू सच दैट इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इंक्रीज्ड। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट में कि हम जितने भी सीपीयू में हमारे हार्डवेयर एलिमेंट्स है उसको इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि हमारी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बढ़ जाए। यहाँ पे एग्जीक्यूशन, एक इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन साइमल्टेनियसली होता है दो तीन के साथ पाइपलाइन प्रोसेसर्स में। माइक्रो प्रोसेसर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग इज अ हार्डवेयर इंप्लीमेंटेशन दैट अलाउज मल्टीपल इंस्ट्रक्शन टू बी साइमल्टेनियसली प्रोसेस्ड। यहाँ पे आपको मल्टीपल इंस्ट्रक्शन आप एक साथ प्रोसेस कर सकते हो। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, पाइपलाइनिंग, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि पाइपलाइनिंग इन 8086। पाइपलाइनिंग 8086 में कैसे होता है। द प्रोसेस ऑफ फेचिंग द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन व्हेन द प्रेजेंट इंस्ट्रक्शन इज बीइंग एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड एज पाइपलाइनिंग। जब हम सपोज करो हमने पहला इंस्ट्रक्शन फेच किया और फिर पहला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। कोई भी माइक्रो प्रोसेसर में इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, आउटपुट कैसे देता है हमें। सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन को क्या करते हैं, फेच करते हैं, देन हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, राइट। तो सबसे पहला हमने एक इंस्ट्रक्शन को फेच किया, देन इंस्ट्रक्शन को हमने एग्जीक्यूट किया। ठीक है, जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसी के दौरान हमने दूसरे इंस्ट्रक्शन को भी फेच कर लिया। दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज पाइपलाइनिंग। इसी कॉन्सेप्ट को पाइपलाइनिंग बोलते हैं कि आपकी एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, उसी वक्त आपने दूसरे इंस्ट्रक्शन को भी क्यू में ले आए, मतलब उसको भी फेच कर लिया वहां से। तो उससे हमारा क्या होगा, हमारा टाइम बचता है। इसको हम लोग बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पाइपलाइनिंग। ठीक है, मैं इस डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखो, ये पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे नॉन पाइपलाइन 8085 जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर था वहाँ पे पाइपलाइनिंग की कॉन्सेप्ट नहीं थे। ठीक है, तो इसमें अब हम चीज़ देखते हैं। सबसे पहले इसने फेच वन, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन इसने फेच किया है। ठीक है, पहला इंस्ट्रक्शन फेच किया, देन एग्जीक्यूट वन, मतलब पहला इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, देन दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच किया, देन दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, चार स्टेप्स में हमने दो इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया 8085 में, जो कि नॉन पाइपलाइन है, जहाँ पे पाइपलाइनिंग की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 8086 की, जहाँ पे पाइपलाइनिंग की कॉन्सेप्ट है। वहाँ पे हमने क्या किया, फेच वन, मतलब पहले इंस्ट्रक्शन को फेच किया, देन पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। बट पहले इंस्ट्रक्शन को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे थे उसके साथ साथ हमने दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया, मतलब क्यू में ले आए। फिर दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया, उसके साथ साथ हमने तीसरे इंस्ट्रक्शन को फेच किया, फिर तीसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया। मतलब 1 2 3 4, चार स्टेप्स में हमारे तीन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए। यहाँ पे चार स्टेप्स में हमारे कितने थे, दो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुए। इससे क्या साबित होता है कि जो भी हमारे पाइपलाइनिंग के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो नॉन पाइपलाइन के कंपेयर में थोड़े से फास्ट होते हैं। क्यों फास्ट होते हैं, आपने अभी देख लिया डायग्राम में। क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब हमारा पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसी के दौरान हम दूसरे इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेते हैं। इससे हमारा ये वाला टाइम बचता है, हमें वेट नहीं करना पड़ता एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने का। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब आपकी पहली इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही उसी के दौरान अगर आपने दूसरे इंस्ट्रक्शन को एक फेच कर लिया, क्यू में ले आए, उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग, पाइपलाइनिंग बोलेंगे। इससे आसान लैंग्वेज आपको कहीं पे भी इंटरनेट पे नहीं मिलेगा। सो अगर आपको नोट्स में भी डाला तो आप इस लैंग्वेज को नोट्स में अपने यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हम बात करते हैं प्रो एंड कॉन्स की, कि क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या क्या है माइक्रो प्रोसेसर के पाइपलाइनिंग के कॉन्सेप्ट की। ठीक है, द एडवांटेज ऑफ पाइपलाइनिंग इज परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट। जैसा मैंने आपको बताया, चार स्टेप्स में तीन इंस्ट्रक्शन हमने एग्जीक्यूट किए, पहले में दो किए थे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। वी आर एबल टू पंप मोर इंस्ट्रक्शंस एंड गेट इंप्रूव्ड इन प्रोसेसर स्पीड। यहाँ पे हम ज़्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करा सकते हैं, प्रोसेसर स्पीड को बढ़ा सकते हैं, और साथ साथ में जितने भी हम पैरेलली एग्जीक्यूशन कर सकते हैं,
एक या दो इंस्ट्रक्शन को हम लोग एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये इसके फायदे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ पाइपलाइन इज दैट इट मेक्स थिंग कॉम्प्लेक्स। ये चीज़ों को थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करता है। जाहिर सी बात है, जो चीज़ें ज़्यादा बेनिफिशियल होती है उतनी ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी होती हैं। बट हम जानते हैं कि पाइपलाइनिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है उससे कई ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी नीड टू टेक केयर ऑफ ब्रांच पेनाल्टी एंड फॉरवर्डिंग, दिस बिकम कॉम्प्लेक्स एंड सेवरल रिसर्च प्रॉब्लम्स आर अराइज ड्यू टू दिस कॉम्प्लेक्सिटी। जब हम रिसर्च करते हैं, जब हम एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन करते उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई है ब्रांच पेनाल्टी में। खैर, उसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपल पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है, क्योंकि एमएसबीटी के लिए जो पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितना मैंने आपको बताया बस आपको वही ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है मेमोरी सेगमेंटेशन। मेमोरी सेगमेंटेशन क्या होता है? सेगमेंट का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स। सेगमेंट का मतलब बोलते हैं ना हमको कि इस सेगमेंट, ये सेगमेंट, सेगमेंट 1, सेगमेंट 2, सेगमेंट 3। जैसे कोई भी अवार्ड फंक्शन होता है तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि ये पहले डांस का सेगमेंट है, देन म्यूजिक का, सॉन्ग का सेगमेंट आएगा, देन मैजिक का सेगमेंट आएगा। मतलब क्या होता है? सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट्स, डिफरेंट पार्ट्स। मेमोरी सेगमेंट का मतलब क्या होगा कि मेमोरी के डिफरेंट पार्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेमोरी सेगमेंटेशन। बहुत ही ईजी लैंग्वेज है कि अगर आप मेमोरी सेगमेंटेशन का मतलब क्या, मेमोरी के डिफरेंट पार्ट्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेमोरी सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस इन विच द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर इज लॉजिकली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स। हम मेन मेमोरी को क्या करते हैं? 4, 5, 6 डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, और हर एक सेगमेंट का अपना एक बेस एड्रेस होता है। जाहिर सी बात है, जो भी आपके सेगमेंट उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होगी। तो हम लोग क्या करते हैं? सेगमेंटेशन में हम लोग क्या करते हैं? मेन मेमोरी, कंप्यूटर के मेन मेमोरी को लॉजिकली डिवाइड करते हैं, और हर एक सेगमेंट का अपना एक एड्रेस होता है। ठीक है, इट इज बेसिकली यूज टू एनहांस द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन की स्पीड को बढ़ाता है कंप्यूटर की, सो दैट प्रोसेसर इज एबल टू फेच एंड एग्जीक्यूट द डेटा फ्रॉम द मेमोरी इजिली एंड फास्ट। क्या करेगा कंप्यूटर? जब भी कोई डेटा आएगा, इंस्ट्रक्शन आएगा, तो वो आसानी से फेच कर पाए, ताकि उसको समझ में आए कि अच्छा ये सेगमेंट में डेटा, तो डायरेक्ट उस सेगमेंट से निकाल ले। ठीक है, अब मैं इसका आपको रियल लाइफ एग्जांपल, सपोज करो आप दवा की दुकान में जाते हो। ठीक है, आप मेडिसिन कुछ मांगते हो, वो बंदा, उसको पता है कि कौन से रैक में आपको मेडिसिन मिलेगी। वो जाता है, सिंपल एक रैक में जाएगा, वहां से मेडिसिन को निकाल के ले आएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसने सेगमेंटेशन किया हुआ है अपने शॉप में। उसने क्या किया? उसको पता है कि यहाँ पे फीवर की मेडिसिन मिलेगी, यहाँ पे आपको हेडेक का मेडिसिन रखा है हमने। अगर वो सबको मिक्स कर दे, सबको सपोज करो एक ही कार्टन के अंदर सारे मेडिसिन को डाल दे, तो ढूंढना कितना मुश्किल होगा। वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? मेमोरी सेगमेंटेशन करते हैं, प्रोडक्ट सेगमेंटेशन करते हैं, कि ये जो रैक है ये फीवर का दवा है, इसमें ये जो रैक है ये वीकनेस है, ये जो रैक है यहाँ पे आपको हेडेक का दवा मिलेगा। तो इस तरीके से कितनी आसानी से वो हमें मेडिसिन दे देता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है। यहाँ पे मेमोरी सेगमेंट्स में डिफरेंट पार्ट्स में मेमोरी डिवाइड होती है, और हर एक मेमोरी सेगमेंट का अपना प्रॉपर्टीज होता है, अपना एड्रेस होता है, जहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, अब हम डायग्राम देखते कैसे जो सेगमेंटेशन होती है। सपोज हमारे पास कितने सेगमेंट? एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इन चारों सेगमेंट्स के बारे में कि क्या क्या होते हैं। अगर आपको नहीं पता सेगमेंट्स के बारे में तो आप लास्ट लेक्चर देख लो, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाला हुआ हूँ, वहाँ से आप जाके हमारी फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देखो, आपको मैंने सेगमेंट के बारे में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेगमेंट है, और चारों की देखो साइज फिक्स है। मेमोरी पार्टीशन हमने किया है 64 KB, 64 KB, 64 KB, 64 KB, और सबका अपना हायर एड्रेस भी है। फिजिकल एड्रेस देखो यहाँ पे आप, हायर एड्रेस, टॉप ऑफ एक्स्ट्रा सेगमेंट का ये एड्रेस है 7FFFFH। देन उसके बाद 7, इसका जो बॉटम एड्रेस है वो 7000H। मतलब ये सब उसके एड्रेसेस हैं, इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना नहीं, आपको बस ये ध्यान देना है कि मेमोरी सेगमेंटेशन में क्या होता है कि हम लोग मेमोरी को डिवाइड करते हैं 4 सेगमेंट्स में। द फर्स्ट इज एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट एंड डेटा सेगमेंट। हर एक सेगमेंट का क्या काम होता है मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, वो जाके एक बार अच्छे से देखो। ठीक है, अब सेगमेंटेशन जो होती है उसकी नीड क्या क्या होती है? द बस इंटरफेस यूनिट कंटेन्स 4 बिट्स स्पेशल रजिस्टर्स एंड मेंशन बिलो एज कॉल्ड सेगमेंट रजिस्टर। जो मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स क्या होते हैं, जनरल पर्पस रजिस्टर क्या होते हैं। तो वो जो जितने भी रजिस्टर्स होते हैं इनके पास, उसके लिए मेमोरी असाइन होती है, और 4 सेगमेंट में मेमोरी डिवाइड होती है। जैसे सबसे पहला कोड सेगमेंट रजिस्टर। यहाँ पे क्या होता है? कोड सेगमेंट रजिस्टर इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन इन द कोड सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इज स्टोर। जहाँ पे हमारी प्रोग्राम स्टोर होती है उसका जो एड्रेस होता है ये होल्ड करता है कोड सेगमेंट रजिस्टर। द डेटा
सेगमेंट रजिस्टर। डेटा सेगमेंट रजिस्टर पॉइंट्स टू द डेटा सेगमेंट ऑफ द मेमोरी वेयर द डेटा इज स्टोर, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है, ये डेटा सेगमेंट उस चीज को हैंडल करता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑल्सो रिफर्स टू सेगमेंट इन द मेमोरी विच इज अनदर डेटा सेगमेंट इन द मेन मेमोरी। नाम से समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा सेगमेंट, मतलब ये एक्स्ट्रा सेगमेंट होता है जो कि डेटा के लिए यूज होता है, कभी जरूरत पड़ती है तो। सपोज करो डेटा सेगमेंट में डेटा स्टोर नहीं हो पाई तो हम लोग एक्स्ट्रा सेगमेंट का यूज करते हैं, जहाँ पे हम लोग 16, जैसे सपोज करो डेटा सेगमेंट में आप 16 बिट का डेटा यूज करो, बट आपको मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में कभी कभी ऑपरेशन में आपको 16 बिट से ज्यादा की जरूरत पड़ती है, 32 बिट की, तो उस केस में हम लोग एक्स्ट्रा सेगमेंट रजिस्टर्स का यूज करते हैं। लास्ट आता है हमारा स्टैक सेगमेंट रजिस्टर, इज यूज्ड फॉर एड्रेसिंग स्टैक सेगमेंट फॉर द मेमोरी। जब हम स्टैक बनाते हैं, क्यू बनाते हैं, उसके लिए हमें स्टैक सेगमेंट की जरूरत पड़ती है जो हमारे स्टैक डेटा को होल्ड करके रखता है। तो ये होती है सेगमेंटेशन की इंपॉर्टेंस। इसका था रूल्स ऑफ सेगमेंटेशन, दो छोटे छोटे रूल्स होते हैं। द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ ए सेगमेंट शुड बी सच दैट इट कैन बी इवनली डिवाइडेड बाय 16। जो भी एड्रेस होगी हमारी वो 16 से डिवाइड होनी चाहिए, और मैक्सिमम और मिनिमम साइज जो होना चाहिए हमारे सेगमेंट का वो क्या होना चाहिए, 16 बाइट, और मैक्सिमम साइज 64 किलो बाइट्स। ओके, याद रखना आपके एमसीक्यू एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आपके एक सेगमेंट की मिनिमम साइज क्या होनी चाहिए और मैक्सिमम साइज क्या होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है मिनिमम साइज 16 बाइट और मैक्सिमम साइज 64 किलो बाइट। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। हमने आज पढ़ा पेजिंग, सॉरी, पाइपलाइनिंग एंड सेगमेंटेशन के बारे में। पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट मैं फिर से रिपीट कर दूं, जहां पे हम एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के दौरान दूसरा वाला इंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो हमारा होता है उसको हम फेच करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पाइपलाइनिंग। और मेमोरी सेगमेंटेशन मतलब हम अपने मेमोरी को लॉजिकली डिवाइड करते हैं 4 सेगमेंट में, और चारों सेगमेंट की अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। उन 4 सेगमेंट्स का नाम होता है कोड सेगमेंट रजिस्टर्स, एक्स्ट्रा सेगमेंट, डेटा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ना। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप इस चैनल पर बने रहो, आपको नेक्स्ट लेक्चर मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।